Hello बच्चों, myself Shivam Thakur and you are most welcome on our channel. Today we are discussing about Coulomb's law. Coulomb's law क्या होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो पहले जीरो चलते हैं, छोटा सा मोरल जो इंट्रोडक्शन है वो देता हूँ। कोई भी अपने पास से सबसे पहले क्या लेते हैं कि कोई सब्सटेंस है, ठीक है। सब्सटेंस जो होगा वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, उनसे मिलके बनेगा, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो किससे मिलके बनेंगे? एटम्स से। और एटम्स के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो अपने पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो क्या होगा? पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब देखो, हर सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल है और हर मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स है और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है? चार्ज अवेलेबल है। अब कोलोम्स ने क्या बताया उस टाइम कि जो पॉइंट चार्जेस होंगे, मान लो ये अपने पास कोई भी बॉडी है, शेप का रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई फिक्स शेप हो, कुछ भी शेप हो सकती है उसकी, तो उसमें ऐसे पॉइंट डॉट 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 करके बहुत से पॉइंट चार्जेस हैं, ऐसे होते नहीं। ये मॉलिक्यूल मान लो, तो ये मॉलिक्यूल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बहुत सी ज्यादा क्वांटिटी में है और वो ऐसे हर जगह है, ठीक है। तो इनमें मान लो ये दो अपने पास पॉइंट चार्ज लिए, एक ये Q1 हो गया, दूसरा Q2 हो गया, तो इनके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, ठीक है। हर सब्सटेंस मॉलिक्यूल से मिलके बना, मॉलिक्यूल एटम से मिलके बना, एटम में इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी क्या होते हैं? पॉइंट चार्जेस होते हैं, पॉइंट चार्जेस होते हैं अकॉर्डिंग टू कोलम्स। अब उसने कोलम्स ने क्या बताया कि जो पॉइंट चार्जेस हैं उसमें दो पॉइंट चार्ज पिक किए और उनके बीच आर डिस्टेंस ली, तो वो कहता था इनके बीच में एक फोर्स वर्क करता है, ठीक है। और वो फोर्स कैसे होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, कूलॉम्स का लॉ जो दिया वो दिया था चार्ल्स अगस्टिन डी कोलोम ने, और वो एक फ्रेंच फिजिक्स थे, ठीक है। और फिजिक्स की लाइन में इंटर होने से पहले वो बतौर इंजीनियर, फ्रेंच जो अपने पास मिलिट्री थी उनकी, उसमें वो बतौर जो इंजीनियर थे वो वर्क करते थे। उसके बाद उधर से रिटायर हुए, फिर एज ए फिजिस्ट काम करने लगे और उन्होंने एक लॉ प्रोवाइड किया, कूलॉम्स लॉ, और इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। इसी का नाम होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। यही अपने पास लॉ जो होता है वो होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि जो तो छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस कैसे बिहेव करते हैं, क्या वर्किंग प्रोसेस होगा, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं मेन वर्क पे। चलिए बात करते हैं कूलॉम्स लॉ के ऊपर। तो कूलॉम्स देखो क्या कहता है, यहां तक खेल हुआ फिनिश। इसके बाद कूलॉम्स ने कहा कि हर बॉडी के अंदर छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच एक फिक्स डिस्टेंस होगी, तो उस पे अपने पास क्या होगा? उनके बीच में कहता है अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स लगता है, ठीक है। तो वो कैसे होगा और उन्होंने उसके लिए क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने कहा, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम, a force applied between two point charges and it is directly proportional to, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली proportional to square of distance,
ठीक है, इसका मीनिंग समझो। देखो ये 2 पॉइंट चार्जेस थे, इनको थोड़ा बड़े स्केल पे रख लेता हूं। तो यहां मैंने लिया Q1 और इससे R डिस्टेंस पे ले लिया मैंने Q2। 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2, ठीक है। देन 2 कूलम्स लो। तो कूलम्स ने क्या बताया कि जो फोर्स होगा, पहली बात, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो अकॉर्डिंग टू कूलम्स ए फोर्स अप्लाई बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस होंगे, ये Q1 और Q2, इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा और वो कह रहा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो कूलॉम्स लॉ क्या होगा आपका, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इक्वेशन नंबर 1 या स्टेटमेंट नंबर 1। सेकंड अपने पास क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, इक्वेशन नंबर 2। अब अपन आगे क्या करते हैं, यहां होगा कंबाइंड इक्वेशन 1 एंड 2। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, इन दोनों को कंबाइन कर दो। तो अपने पास क्या होगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, यहां कांस्टेंट क्या होगा, के हो जाएगा कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और इसका वैल्यू होगा 9 × 10 का पावर 9 क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। तो ये के की वैल्यू हो गई, इधर तक हुआ। अब यहां से ये प्रोपोर्शनल साइन हट जाएगा, ये उतार दिया होगा, देख लीजिए, और फिर आगे चलते हैं, कई बार चेक। चले इसको इरेज करता हूं। अब इसके आगे चलते हैं। देखो इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। सो इक्वेशन 3 क्या होगा, F इज इक्वल टू, अब के आ जाएगा, ठीक है, और के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन जो 4 होगी, इक्वेशन 4 इज कॉल्ड कूलॉम्स लो, इसे ही कूलॉम्स लो बोलेंगे, ठीक है। यहां तक हुआ। अब इसमें जो एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन नोट होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम की परमिटिविटी, और इसका वैल्यू क्या होता है 8.854 × 10 का पावर -12, और यहां हो जाएगा क्या, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होगी, जिसे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ओके, वैक्यूम की परमिटिविटी हो जाएगी ये। अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं फोर्स इन द मीडियम, कूलॉम्ब फोर्स इन मीडियम। तो मीडियम में फोर्स क्या होगा, Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1, एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, अब हो जाएगा एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये होगा इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। देखिए इसको, यहां तक कोई समस्या,
हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। इसे रेज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ एप्सिलॉन क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, एप्सिलॉन हो जाएगा आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये हमेशा क्वेश्चन अगर पूछेगा कूलम्ब्स लॉ के ऊपर तो उसमें गिवन होगा। बट जो एप्सिलॉन नॉट जो वैक्यूम की परमिटिविटी होती है वो हमेशा जो फिक्स होती है उसकी वैल्यू होगी 8.854 इंटू 10 का पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो फिक्स ही होता है, यही होगा। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इतना जो डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग कूलम्ब्स लॉ आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इसका टॉपिक आता है वो होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसका वेक्टर फॉर्म, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देख लीजिए एक बार यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। चले भाई, चलिए देखिए यहाँ तक तो आपका कूलम्ब्स लॉ का डिस्क्रिप्शन पूरा खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। चलो भाई देखिए, जो कूलम्ब्स लॉ है वो एक अच्छा सेक्शन है पहले चैप्टर का। और ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए फोर्स होता है, चार्जेस के बीच में फोर्स, उसको डिस्क्राइब करता है। उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ पहली सीडी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंटर होने की। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स आते हैं इसके। यहाँ तक हुआ। एक छोटी सी चीज और रहेगी, ठीक है, वो क्या होगी, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये करा देता हूं। देखो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी, वैल्यू तो लिख लिया तुमने। तो डायमेंशन इसकी क्या होगी, यहां होता है अपने पास फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ मेरे को एप्सिलॉन नॉट की क्या चाहिए, डायमेंशन। तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एफ नीचे आ जाएगा, यहाँ 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एंगल का तो डायमेंशन अपने पास हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो इसको तो भूल जाओ, इसका कोई रोल प्ले नहीं है। यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, इसको मैं कैपिटल Q स्क्वायर मान सकता हूँ, क्योंकि एक क्यू दोनों को मल्टीपल करूंगा तो Q स्क्वायर, नीचे फोर्स। और यहाँ आर को मैं क्या मान सकता हूँ, आर को आर स्क्वायर रखो अभी। अब देखो चार्ज की क्या होती है, चार्ज की डायमेंशन होती है A1 T1 स्क्वायर। डिस्टेंस की क्या होगी, L1 का स्क्वायर। और फोर्स का क्या होगा, M1 L1 T माइनस 2, M1 L1 T माइनस 2। ठीक है, तो अब यहां से क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर टी का भी स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या होगा, M1 L1 T माइनस 2। तो यहाँ मैं यह कर सकता हूँ कि इधर भी L का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे एक्सप्लेन कर दो। तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इधर होगा M1 L3 T माइनस 2। अब इसको ऊपर लेके जाओ, तो यहाँ हो जाएगा m का -1, L का -3, T हो जाएगा +2, और यहाँ भी T +2, और फिर A 2। तो इसकी फाइनल जो डायमेंशन आएगी वो आएगी M1 M-1।
L-3T4A2, ये फाइनल डायमेंशन होगी इसकी एप्सिलॉन नोट की। थोड़ा और सही से लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो यहां तक हुआ आपका कंप्लीट कूलॉम फोर्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका डिस्कशन कर लेते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। एक बार देख लेता हूँ, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना आज। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं, बस ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, छोटा ही बनाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे तो फिर दो टॉपिक जो इसके होंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे कूलॉम्स लॉ के, वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। यहाँ तक आप 20 मिनट के राउंड ही रखूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो एक टॉपिक और क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ तक हो गया। चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो एक और होगा वो इस वीडियो में कवर करूँगा, वो होगा रिलेटिव परमिटिविटी। इसको दूसरा नाम हो सकता है डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम एंड फोर्स इन मीडियम इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे? रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन आर से। तो यहाँ एप्सिलॉन आर क्या होगा, एक मिनट ये मार कर थोड़ा सा, एप्सिलॉन आर आपके पास हो जाएगा एफ अपॉन एफ एन। जो मीडियम का फोर्स आया था उसे एफ एन से रिप्रेजेंट कर लेना, नहीं भी किया हो। ओके, तो यहाँ अपने पास क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इज इनटू कर लो इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एफ एम क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये दोनों इक्वेशन नंबर 2। पुट इन 1, अब 1 में रख दो इसको उठा के, तो यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन आर की। तो एप्सिलॉन आर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, इधर एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कट जाएगा, 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन अपॉन 1। तो यहाँ एप्सिलॉन आर हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो इस तरह आपका दो टॉपिक क्लियर हो जाते हैं इसमें कूलॉम्स लॉ के लिए। कूलॉम्स लॉ का नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन कर लिया, ठीक है, और उसके बाद अपन ने कर लिया रिलेटिव परमिटिविटी। इन दोनों का फॉर्मूलाइज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका यूज होगा। दूसरी डेफिनेशन अगर एक और लिखनी हो तो एक और लिख सकते हैं उसकी, कि रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम एंड परमिटिविटी इन वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। यानी कि जो मीडियम की परमिटिविटी है और वैक्यूम की परमिटिविटी, उन दोनों का रेशियो लेके चलूंगा तो मेरे पास क्या आ जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। ऐसे रिलेटिव परमिटिविटी जो होगी किसी भी दो चार्जेस के लिए, उसकी वैल्यू कैलकुलेट अपन कर लेंगे। ये आपके कूलम्स लॉ के दो टॉपिक कंप्लीट एंड सम मोटिवेशन फॉर यू।
देखो कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी दो चीज़ें होती हैं। जो कंटिन्यू चलता रहता है रेगुलरिटी के साथ, ठीक है, तो उसका हर वर्क और उसकी हर मेहनत उसको ज़रूर रिजल्ट देके जाती है। आप बस अपनी रेगुलरिटी बनाए रखो। जितना रेगुलर रहोगे, मान लीजिए 2 पॉइंट्स है वो 20 मिनट में कवर हो गए, तो अगले 2 पॉइंट्स 20 मिनट में और कवर हो जाएंगे और कुलोम्ब्स लॉ जो आपका है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो रेगुलरिटी यही होती है कि क्लासेस को रेगुलरिटी दो। रेगुलरिटी जितना दोगे आपको उतना ही बेनिफिशियल होगा। बाकी जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आप अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।